Hello everyone, and welcome to the very first lecture of the very first subject of our new series FRB 2.0. FRB that is फ्री रिवीजन बैच हम लोगों ने पिछले साल ऑलमोस्ट आई थिंक इसी टाइम पे स्टार्ट किया था एंड आई डिडंट थॉट कि भाई इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो जाएगा एंड इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड हो जाएगी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे तो मैं 2 वीडियोस पहले भी डाल चुका हूँ कि किस तरह से हम लोग चीज़ें करते हैं। तो माइंड मैप्स के थ्रू चीज़ें करी थी, इस बार भी माइंड मैप्स के थ्रू करेंगे। अपडेटेड माइंड मैप्स हैं ये, चाहे लेक्चर्स हों यानी वीडियोज़ हों या फिर ये माइंड मैप्स हों, ये आपको फ्री में अवेलेबल हैं हर जगह। यूट्यूब पे तो आपको लेक्चर्स अवेलेबल है, और अगर मैं माइंड मैप्स की बात करूँ तो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जो परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी अगर यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस भी करता हूँ, अपडेट वगैरह जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो अलॉन्ग विद दैट वो सारे अपडेट के साथ आपको ये पूरी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा अलॉन्ग विद माइंड मैप इन दी टेलीग्राम चैनल। बाकी आपको आई थिंक रूल पता होगा कि किस तरह से इसको अटेंड करना है। पिछली बार तो हमारे पास फैटमैन नहीं था जब हम लोगों ने एफआरबी किया था, लेकिन इस बार फैटमैन या फिर क्लास नोट्स जो भी आपके पास, तो उसको पहले रिवाइज करके आना है आपको। ठीक है, सोलर सिस्टम है जैसे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ रखा है। अब क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो हर लेक्चर में हम स्टार्ट हो जाएंगे सीधा। तो हो सकता है 30 मिनट से थोड़ा सा 5-6 मिनट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने मिनट का होगा, लेकिन हमने जो एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चले हैं, यानी जो हमें चलना है वो है 30 मिनट, यानी 30 मिनट का ऑन एन एवरेज हमें लेक्चर लेके चलना है। थोड़ा कम भी हो सकता है 5-10 मिनट, और थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है। तो आज का टॉपिक रहेगा सोलर सिस्टम, और हमें किस तरह से करना है कि भाई हमें पहले सोलर सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद ये लेक्चर देखना है, एंड उसके बाद एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं लिटिल बॉय से। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमने पहले ही कोई एमसीक्यूज़ की बुक लेके रखी है, ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ की, तो क्या हमें लिटिल बॉय लेना ज़रूरी है? तो फिर आप उसी से लगाइए जो आपके पास है। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि भाई 10-10 रिसोर्सेज फिर एक इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि आपको मेनली पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। अब लिटिल बॉय इसलिए बेस्ट है क्योंकि वहाँ पर मतलब क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे कि जो आपने टॉपिक पढ़ा वो आपको कितना आया कितना नहीं आया। लेकिन अगर आपके पास कोई भी है, नीचे सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा मैनेज करना कि आप सोल्यूशन ना देखो, आप सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको तुरंत तुरंत करना है। जिसका नहीं आता है आपको उसका सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन लिटिल बॉय में भी, और आई थिंक जो जिससे भी आप कर रहे होंगे उसमें भी दिया ही होगा सोल्यूशन, बट थोड़ा सा ये मायने हो जाते हैं कि भाई सोल्यूशन थोड़ा टू द पॉइंट और रेलिवेंट होना चाहिए। लोग ऐसे हैं एकदम बिगिनर हैं, एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, तो फिर मैं एडवाइस करूँगा कि आप पहले ये लेक्चर देख लो, उसके बाद फैटमैन से पढ़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, और जिन लोगों का भी फैट लिटिल बॉय उनके पास नहीं पहुंचा है तो पहुंच जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि लिटिल बॉय का नहीं होगा तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ बना के, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो माइंड मैप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ना हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से, और उसके बाद लेक्चर को अगर चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, और जो लिटिल बॉय है वो भी हिंदी में बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अगर हार्ड कॉपी की बात करूँ। बाकी मैं जब तक आपके पास नहीं पहुँच रहा है तो 1-2 टॉपिक का मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाएँ जब तक आपके पास बुक नहीं आ रही है। काफ़ी लोगों को तो मिल चुकी होगी। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप स्पीड हाई कर सकते हैं तो आप करके देखिए, लेकिन बस मैं आपसे ये डिमांड करूँगा कि आप फोकस्ड रहिए लेक्चर में। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं और आपका माइंड ड्रिफ्ट कर गया। माइंड ड्रिफ्ट करता है, आपको वापस लेक्चर पे लाना है। क्योंकि देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा माइंड ड्रिफ्ट करेगा ही नहीं, बिल्कुल करेगा वो, लेकिन आपको जितना कोशिश करना है फोकस्ड रहेंगे। नहीं तो है क्या कि थोड़ा और टाइम आपको लगेगा। अगर आपका माइंड इधर उधर जाएगा तो उतना ज़्यादा कोई ना कोई चीज़ आप बीच में मिस कर दोगे, और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप फोकस्ड रहोगे तो टाइम भी कम लगेगा और सारी चीज़ें जल्दी जल्दी फिनिश होंगी। ठीक है, और हाँ, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए मुझे स्पून फीडिंग की ज़रूरत ना होनी चाहिए कि भाई ऐसा है तो ऐसा करो, वैसा है तो वैसा करो। मतलब अगर आप ऐसा हो कि नहीं 3.0 के बैच के स्टूडेंट रहे हो, आपको पता है वहाँ पर हम लोग के रिवीजन अरीना में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, सब आपको पता है। तो अगर आपका ये है कि नहीं हमारा तो, और मतलब सोलर सिस्टम हमने तो अभी काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ करके आई है, तो ऐसा नहीं कि नहीं रिजिड कि सर ने बोला है कि नहीं हमें 1 घंटा पढ़ना है फैटमैन से तो 1 ही घंटा पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है भाई 30 मिनट खटाखट ख़त्म कर सकते हो फैटमैन से या क्लास नोट से, तो ख़त्म कर दो उसको।
ठीक है। ऐसा रिजिड नहीं हो जाना है कि नहीं 1 घंटा बोला तो 1 ही घंटा, कि भाई अगर आप एकदम बिगिनर हो सकता है कि आपको किसी ने सीरीज़ रिकमेंड करी हो कि यार अब लास्ट टाइम में कुछ नहीं पड़ा है तो इसको कर लो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे से हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, तो अपने हिसाब से वो देखना, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मॉडिफिकेशंस करना। आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। स्टार्ट हम यहाँ पर कहाँ से करेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, एकदम बड़ा जो यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट होती है यूनिवर्स, जिसको हम कॉस्मॉस के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसकी स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑब्वियस ये बात है, यूनिवर्स है हमारा बहुत बड़ा सा, उसमें बहुत सारी हमारी क्या है, गैलेक्सीज़ हैं, और उन बहुत सारी गैलेक्सीज़ में हजारों सोलर सिस्टम्स होते हैं, और उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है। दैट मीन्स सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी विच इन टर्न इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सोलर सिस्टम, नो डाउट, लेकिन सोलर सिस्टम की थ्योरीज पहले निकल के आती हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्स की थ्योरीज। तो यूनिवर्स की हम थ्योरी देख लेते हैं, तो यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी निकल के आती है, जिसको हम बिग बैंग एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, कि भाई एक इनफाइनाइटली हॉट डेंस सिंगल पॉइंट था जो कि एक्सप्लोड किया, और जिसके एक्सप्लोजन से क्या हुआ, पूरा हमारा ये यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, ठीक है। आज भी अगर हम देखें तो जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, चाहे जो गैलेक्सीज़ हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। ये जो थ्योरी दी थी वो जॉर्ज लेमाइटर ने दी थी। किसने दी थी, जॉर्ज लेमाइटर ने। अब ये थ्योरी कब दी थी इन्होंने, 1927 में दी थी, लेकिन अगर आप फैटमैन में देखोगे तो 1931 लिखा हुआ है, क्योंकि ये पब्लिश 1931 में हुए थे, तो दोनों साल आपको याद रखने हैं। फ्रेड हॉयल की एक स्टेडी स्टेट थ्योरी भी दी गई, आई थिंक यहाँ पर नहीं लिखी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, तो उसका जो एवरेज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, औसत घनत्व वो समान है, भले वो एक्सपैंड कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से आज हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये किसने दी थी, फ्रेड हॉयल ने दी थी। फ्रेड हॉयल नहीं थे, हरमन बॉन्डी भी थे और थॉमस गोल्ड भी थे, लेकिन हॉयल का नाम अच्छे से याद रखिएगा। फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब हमारा सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, किस तरह से एक्सप्लोजन, मतलब किस तरह से हमारा सौरमंडल बना। सबसे पहली थ्योरी तो आप ये ध्यान रखना 1543 में दी गई थी, 1543 में, ये निकोलस कॉपरनिकस ने दी थी। इसको हम बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी सारे प्लैनेट हैं वो एक मतलब इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बना के रिवॉल्व कर रहे हैं। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है ये कॉपरनिकस ने दिया था। इसके बाद जो थ्योरी निकल के आई दैट वाज आपकी नेबुलर लैप्लेस थ्योरी, ठीक है। नेबुलर लैप्लेस थ्योरी के हिसाब से ये थ्योरी ये बोलती है कि नेबुला, नेबुला का मतलब होता है रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, घूम रहा है बड़ी तेज़ी से। जब घूमा तो जो हमारी गैसेस थी, जो लाइटर गैसेस थी, वो एकदम सेंटर पे आ गई, जिससे कि हमारा सन बन गया, विच इज़ अ स्टार, विच इज़ द ओनली स्टार ऑफ आर सोलर सिस्टम। एकमात्र तारा है हमारे पूरे सौर मंडल का, तो ये सन बन गया। और बाकी के जो है यहाँ पर इस तरह से जो कंसेंट्रिक रिंग से रिवॉल्व होते होते 8 प्लैनेट्स का यहाँ पर शेप ले लिया। ये जो थ्योरी दी गई थी, ये सबसे पहले इमैनुअल कांट 1755 में, इसको रिवाइज मॉडिफाई करने का लैप्लेस ने किया था 1796 में। यहाँ पर एक और थ्योरी याद रखेंगे जो 1905, आप कैसे याद करोगे डेट्स को, ऐसे याद कर सकते हो, जिन लोगों को पता है हिस्ट्री में बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो यहाँ पर एक प्लैनेटेसिमल थ्योरी दी गई थी, प्लैनेटेसिमल थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी, ये थॉमस चैम्बरलेन और फॉरेस्ट रे मॉल्टन ने थ्योरी दी थी। तो ये ध्यान रखना है 1905 में। अब हम आते हैं हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जो सोलर सिस्टम में अलग अलग तरह की हमारे चीज़ें मौजूद हैं, तो उनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो हैं जो सेल्फ ग्लोइंग है, यानी उनके पास खुद की अपनी लाइट है, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे जो हमारे स्टार्स होते हैं, जैसे हमारा सन है, सन इज़ अ स्टार। तो जितने भी हमारे तारे हैं वो अपनी एनर्जी खुद से बनाते हैं, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस होते हैं, सेल्फ ग्लोइंग नहीं होते हैं, दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो मून हो गया, चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा के पास खुद की लाइट नहीं है। नाउ एस्टेरॉइड, मेटेओराइड, कॉमेट क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं, बड़े बड़े और रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं। उनसे थोड़ा सा अगर हम छोटों की बात करेंगे तो वो मेटियोर सब एक ही चीज़ होते हैं। मेटियोराइड जो होते हैं छोटे पत्थर होते हैं, एस्टेरॉइड से थोड़े छोटे होते हैं। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एक लेयर होती है मेसोस्फीयर, वहाँ पर अगर ये जल जाते हैं तो मेटियोराइट हो जाते हैं। क्या होते हैं, मेटियोराइट, ठीक है, राइट TE।
और अगर वो आके स्ट्राइक कर जाते हैं हमारी अर्थ सरफेस में, गिर जाते हैं, तो मेटियोर हो जाते हैं। कॉमेट होते हैं स्मॉल आइसी डट, आइस के बने हुए बॉल्स हैं, जब निकलेंगे किसके पास से, सन के पास से, तो ग्लो करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक कॉमेट का नाम भी ध्यान रखेंगे जिसका नाम है हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट जो है ये 75 से 76 साल में देखने को मिलता है, 75 से 76 ईयर्स में, ध्यान रखना है। नाउ स्टार्स, स्टार्स में अगर हम देखें तो इनका जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टलेशन क्या है, एक तारामंडल है। लार्जेस्ट जो कॉन्स्टलेशन है वो हाइड्रा है, और उर्सा मेजर जो है उसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिगल इज द, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे जो कॉन्स्टलेशंस हैं, कॉन्स्टलेशंस की ये फोटो पिक मैंने फैटमैन से ली है, जो वो क्या आपकी, तो उर्सा मेजर पहला वाला है ये उर्सा मेजर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एस्टेरिज्म क्या चीज़ होती है अगर पूछ लेगा तो व्हाट इज़ एस्टेरिज्म। तो एस्टेरिज्म जो होता है वो पैटर्न ऑफ स्टार होता है जो कि हमें एक कॉन्स्टलेशन में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक हमें पैटर्न ऑफ स्टार देखने को मिल रहा है जिसको हम द बिग डिपर के नाम से जानते हैं। तो बिग डिपर पूछ लेगा क्या है, तो एस्टेरिज्म एक पैटर्न ऑफ स्टार है विद इन दी कॉन्स्टलेशन। ये उर्सा मेजर है, इसी उर्सा, ठीक है, जिसको कि हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसी का एक स्टार है जिसको कि हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, मतलब पोल स्टार बोलते हैं, जो कि नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर हमें देखने को मिलता है, पोल स्टार या फिर पोलारिस के नाम से जानते हैं। इसकी खासियत ये है, कहीं से भी देखो ये आपको नॉर्थ पोल में ही दिखाई देगा, मतलब उसी के ऊपर जस्ट दिखाई देता है, आपको नॉर्थ साइड में ही दिखाई देता है। ठीक है, देन ये जो है आप देख पा रही हैं डब्ल्यू शेप का है, कितने स्टार से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5, जिस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 से, ये 5 से, ये है आपका डब्ल्यू शेप का, जिसको हम बोलते हैं कैसे हो पिया इस तरह से हम याद करते हैं, कैसे हो पिया। ठीक है, और ये है हमारा सिग्नस। सिग्नस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस शेप का है, ये ओरियन दी हंटर, लेकिन एक सैगरेटिस भी होता है। ठीक है, एक सेकेंड, सैगरेटस, ठीक है, ये जो होता है बो एंड एरो शेप का होता है, ये हंटर शेप का होता है, इसीलिए ओरियन को हंटर के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से लग रहा है बो एंड एरो ले रखा है किसी हंटर ने। ठीक है, तो हंटर शेप का होता है। ये है हमारा सीरियस, ठीक है, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, और ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ये मतलब यहाँ पर लिखा भी होगा सब कुछ। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो सीरियस, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं, इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, सबसे चमकीला है नाइट स्काई में। क्लोजेस्ट स्टार हमारे अर्थ से सन है, इट इज़ द ओनली स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एंड डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर हम एवरेज ले लेते हैं। हम आगे पढ़ेंगे पेरीहिलियन और एपीहिलियन के कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ 147 और 152 मिलियन किलोमीटर भी पढ़ेंगे, लेकिन एवरेज 150 होता है। क्लोजेस्ट स्टार टू सन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह से आप याद रखो, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन। सन तो क्लोजेस्ट है ही क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का, लेकिन उसके बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सन की बात करें, ओनली स्टार है सोलर सिस्टम का, पावर हाउस बोलते हैं। 99% पूरा जो मास द्रव्यमान है हमारे सौरमंडल का वो सन ने ले रखा है। हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25% और बाकी की हमारी अदर गैसेज एंड मेटल्स देखने को मिलते हैं। 109 गुना है अर्थ के साइज से। लाइट यहाँ पर रफली 8 मिनट और 20 सेकेंड लेती है, 20 यहाँ पर लिखना। ठीक है, 20 सेकेंड्स टू रीच अर्थ। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है। टेम्परेचर एट सरफेस, सेंटर और आउटर लेयर। अब यहाँ पर ये सन है, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। जो कोरोना होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जब हमें सोलर इक्लिप्स होता है तभी दिखता है। जब तीनों एक प्लेन पे आ जाते हैं, अर्थ मून और सन, तब सोलर इक्लिप्स में तभी हमें दिखता है कोरोना, आउटर लेयर होती है सबसे। फोटोस्फीयर जो होती है इट इज़ द ग्लोइंग पार्ट। ठीक है, ग्लोइंग पार्ट, और जो सबसे सेंटर होता है उसको कोर बोलते हैं, जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कहाँ है सन के बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फोटोस्फीयर नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पर। तो जो ग्लोइंग पार्ट होता है, ग्लोइंग पार्ट एंड इट इज़ द विजिबल पार्ट। तो जो ग्लोइंग पार्ट होता है इट इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज फोटोस्फीयर। उसको हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो ग्लोइंग पार्ट होता है, एंड इट इज़ दी ओनली विजिबल पार्ट। बाकी टेम्परेचर आप देखेंगे। प्लस अगर आपसे पूछ ले सोलर फ्लेयर कहाँ से आती है ना, तो सोलर फ्लेयर यहीं से आती हैं। ये सोलर फ्लेयर क्या है, रेडिएशन है जो सन से आते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले सनस्पॉट क्या होते हैं, तो सनस्क्रीन तो सबको पता होगा, खासकर लड़कियों को तो पता ही होगा, है क्यों, क्या होता है सनस्पॉट? मतलब मुझे रिसेंट पता चला कि भाई सन से बचने के लिए भी एक क्रीम आती है अलग से, सही बता रहा हूँ मैं ठीक है, सनस्पॉट, सन भी लाइक कैसे
मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो हारमोनियम वाले जो दादा होते हैं जो बोलते हैं वही, ठीक है। तो मैं तुम्हें विटामिन डी देना चाह रहा हूँ, और तुम जो हो मुझसे बचने के लिए क्रीम लगा रहे हो हैं। सन स्पॉट की अगर बात करेंगे तो सन स्पॉट वो पार्ट होते हैं जहाँ पर डार्क, ठीक है, डार्कर पार्ट ऑफ सन होते हैं, जहाँ काला काला होता है। ये जो होते हैं ये कूलर होते हैं, यानी कि ठंडे होते हैं बाकी इधर आसपास के सरफेस के टेम्परेचर से। देन मून जो कि नॉन ल्यूमिनस है। मून हमारी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि ये खुद का इसका लाइट नहीं है। रेडियस टाइम टेकन 1.26 सेकेंड्स। डिस्टेंस कितना है ध्यान रखेंगे, 3,84,000 किलोमीटर है। अर्थ की ग्रेविटी 6 टाइम्स ऑफ मून की ग्रेविटी, यानी कि मून की जो ग्रेविटी है वो 1/6 है ऑफ अर्थ ग्रेविटी। क्योंकि इसका रोटेशन का टाइम रेवोल्यूशन का टाइम, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन होता है अपनी एक्सिस पे, परिक्रमण होता है एक ऑर्बिट पे, वो सेम है। इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है 27.3 डेज, ठीक है। और यहाँ पर हाईएस्ट जो पॉइंट है ना वो भी याद रखेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है मॉन्स हाइजेंस, ठीक है, जिसको कि लेबनिट्स पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इस तरह से ध्यान रखेंगे क्योंकि आजकल यही एग्जाम में पूछता है, मॉन्स हाइजेंस, ठीक है। रोटेशन और ओनली वन साइड, तो वो चीज़ हमने देख ली। अब आते हैं हमारे प्लैनेट्स पे। प्लैनेट मतलब तो ये हमारा सन है जो बहुत भयंकर तरीके से ग्लो और आप देख रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं। 4 ये जिनको कि हम जानते हैं इंटीरियर प्लैनेट के नाम से, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर, यानी आंतरिक ग्रह हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। ये इंटीरियर प्लैनेट्स हैं। और ये जो बाकी के 4 हैं इनको एक्सटीरियर यानी कि बाहरी ग्रह बोलते हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर में डिफरेंस ये होता है कि ये रॉकी होते हैं, यानी कि चट्टान के बने होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी डेंसिटी वुड बी मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू एक्सटीरियर प्लैनेट जो कि मेनली गैसियस नेचर के होते हैं। ये दोनों गैस के हैं और ये दोनों आइस के मेनली बने हुए हैं। इनकी डेंसिटी मैंने बता दिया, ये छोटे होते हैं साइज़ में, स्मॉल होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। इनकी अगर बात करेंगे तो इनमें रिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलता, इनमें रिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये सैटर्न है, इसमें रिंग्स रिंग्स हैं छल्ले, लेकिन इनमें भी होता है, इनमें भी, लेकिन उतने क्लियर नहीं होते हैं जितने कि सैटर्न में होते हैं। यहाँ पर जो आप बड़े बड़े पत्थर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आप बड़े बड़े पत्थर देख पा रहे हैं इस तरह से, ये इसको बेल्ट बोलते हैं, ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट है जिसको हिंदी में क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोलते हैं। तो ये है मरकरी यानी बुध ग्रह, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी मार्स मंगल, देन उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट, देन जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न आपके शनि, यूरानस यानी अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण। तो ये हमारे 8 प्लैनेट हो गए। ये डिवाइड करता है प्लैनेट को इंटीरियर और एक्सटीरियर में, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल इनको बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल स्थलीय ग्रह भी बोलते हैं, और इनको जोवियन प्लैनेट भी हम बोलते हैं। अब एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं चीज़ें। तो मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है हमारे सन से, सबसे छोटा भी है, डायमीटर इतना है, और फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है, यानी कि सन के अराउंड सबसे जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेता है। और जब एक चक्कर पूरा होता है रेवोल्यूशन, तो उसी को हम एक साल बोलते हैं, जिसके लिए हमारी अर्थ 365 दिन लगाती है, जो पूरा होते ही हम अपना, ठीक है, शुरू कर देते हैं। अब मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, लेकिन अपने हिसाब से समझ जाओ, ठीक है। फिर फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होता है इसका, और प्लैनेट विद नो सैटेलाइट, इसमें कोई सैटेलाइट नहीं है, प्लस इट इज़ द ओनली प्लैनेट, इट इज़ नॉट द ओनली प्लैनेट विद नो सैटेलाइट, क्योंकि एक और प्लैनेट है विद नो सैटेलाइट, बट इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद नो एटमॉस्फियर, कोई वायुमंडल यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगा, ओनली प्लैनेट है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे, जो सेकंड नियरेस्ट है सन से, वीनस शुक्र, सबसे गर्म है क्योंकि यहाँ पर थिक क्लाउड ऑफ H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलते हैं, तो हीट ट्रैप कर लेते हैं। इसको ल्यूसिफर यानी लाइट ब्रिंगर के नाम से जानते हैं। ल्यूसिफर मतलब लाइट ब्रिंगर, ब्राइटेस्ट है, सबसे चमकीला है ये ग्रह। ये जो वीनस है ना, ये एक रोमन गॉडेसेस हैं, रोमन गॉडेस हैं जो कि गॉडेस ऑफ ब्यूटी हैं, उनके नाम पे इसका नाम है। इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा, भोर का तारा बोलते हैं। नो सैटेलाइट, यानी मरकरी और वीनस दो मात्र ऐसे ग्रह हैं, दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, सिर्फ यही दोनों हैं, ठीक है। इसको अर्थ की ट्विन बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी सिमिलर है, और ये अर्थ के नियरेस्ट भी है। वैसे तो अगर हम देखें, ये अर्थ है, यहाँ वीनस है, यहाँ मार्स है, लेकिन वीनस एक टाइम पे एकदम अर्थ के क्लोजेस्ट आ जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सिर्फ हमारे दो ही प्लैनेट हैं जो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, वीनस और यूरेनस, जिनके नाम के बाद में नस है, ऐसे याद रखना है। बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वेस्ट टू ईस्ट, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है ईस्ट टू वेस्ट,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अर्थ पे। तो अर्थ जो है इट इज़ दी ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ, जो अभी तक हमें पता है। इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। 70% क्योंकि वाटर है, एक ही सैटेलाइट है एंड दैट इज़ मून। डेंसेस्ट इन दी एंटायर सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा अधिक इसका घनत्व है। अब इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्स की बात करें तो इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से। सबसे छोटा ग्रह, 2 सैटेलाइट हैं इसके पास, फोबोस और डीमोस। डीमोस पूरे सोलर सिस्टम की सबसे छोटी सैटेलाइट है। लार्जेस्ट वोल्केनो और टॉलेस्ट जो माउंटेन है ओलंपस मॉन्स, वो आपको मार्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट आ जाएगी इसके बाद, और उसके बाद आ जाएगा हमारा जुपिटर। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं पहले आपको ऑर्डर लिखवा देता हूँ कि ऑर्डर क्या है प्लैनेट का, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन साइज़ में। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम याद करते हैं जेसन और ईवीएम। पहली बात तो जितने भी बाहरी वाले ग्रह हैं, ये जोवियन वाले, ये सब आपके बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। तो ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, यूरेनस है, ये नेपच्यून है। उसके बाद ये अर्थ है, ये वीनस है, ये मार्स है, ये मरकरी है। ये डिक्रीजिंग साइज़ का ऑर्डर है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपने सबसे बड़े प्लैनेट एंड दैट इज़ जुपिटर पे, बृहस्पति पे। लार्जेस्ट प्लैनेट है, शॉर्टेस्ट रोटेशन, यानी कि अपने एक्सिस पे एक रोटेशन सबसे जल्दी पूरा कर लेता है। वहीं पर जो वीनस है ना, इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आप ये मान के चलो कि इसको कितना लगता है, 243 डेज लगते हैं एक रोटेशन पूरा करने में, यानी एक घूर्णन पूरा करने में। इसका जो एक दिन है, जैसे हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है, हमारी अर्थ को लगता है रफली 24 घंटे, जिसको हम बोलते हैं। वैसे तो एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट होता है, लेकिन 24 घंटे में एक दिन होता है। इसका 243 दिन में होता है। तो स्लोवेस्ट रोटेशन किसका, वीनस का। फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर का, बृहस्पति का। 9 घंटे और 55 मिनट में ही इसका लगभग 10 घंटे में रोटेशन हो जाता है। एटमॉस्फेयर में ये सब गैसेज हैं। थर्ड ब्राइटेस्ट है आफ्टर मून एंड वीनस। इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। कभी सैटर्न होता है, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक लिखा होगा, नहीं लिखा है, तो कभी कभी सैटर्न होता है नंबर 1 पे, तो कभी जुपिटर। अभी तो जुपिटर चल रहा है नंबर 1 पे। सबसे जो 4 इसकी बड़ी सैटेलाइट हैं, लो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड, 4 सबसे बड़ी सैटेलाइट हैं। और इनको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी डिस्कवरी गैलीलियो गैलीलाई ने करी थी। और गैलीलियो गैलीलाई ने इनकी डिस्कवरी 1610 में करी थी, ये ध्यान रखना है। और गैनीमेड इनमें से सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट अमंग देम ऑल। ठीक है, अनक्लियर रिंग तो सिस्टम तो है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं होता है ये। देन आते हैं सैटर्न पे, और ध्यान रखना जो द ग्रेट रेड स्पॉट है, रेड स्पॉट, वो हमें यहीं पे देखने को मिलेगा, द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पे। सैटर्न पे आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ब्राइट और कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि किसकी बनी होती है, जो रिंग्स देखते हैं सैटर्न के अराउंड, वो रॉक्स, गैस, डस्ट, आइस, इसकी बनी होती हैं। सबसे कम घनत्व का प्लैनेट है। इसकी जो डेंसिटी है वो रफली 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इतनी कम है कि अगर वाटर में सारे प्लैनेट को डाल दें, हाइपोथेटिकल कंडीशन अगर इमेजिन करें, तो उसमें सैटर्न इज दी ओनली वन जो कि फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ दी डेंसिटी ऑफ वाटर, उससे ज़्यादा है। लार्जेस्ट सैटेलाइट इसके पास टाइटन है, जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी जताई गई कि हो सकती है। 1655 में हाइजीन्स ने रिंग्स डिस्कवर करी थी, और कसीनी ने जो रिंग्स के बीच में जो गैप है उसको डिस्कवर किया था। ये रिंग्स हैं, और रिंग्स के बीच जो गैप है वो कसीनी ने डिस्कवर किया था। अब आते हैं यूरेनस पे। तो यूरेनस इज़ द फर्स्ट प्लैनेट जिसको कि ह्यूमंस ने डिस्कवर किया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई विलियम हर्शल। विलियम हर्शल का नाम हम इंफ्रारेड रेज में भी पढ़ते हैं, इन्होंने इंफ्रारेड रेज की डिस्कवरी करी थी। 1781 में डिस्कवरी करी थी। ग्रीन प्लांट के नाम से जानते हैं, मेथेन की प्रेजेंस की वजह से। मेथेन को मार्श गैस के नाम से जानते हैं। आपको और कहाँ ये देखने को मिलेगी, तो राइस फील्ड हो गई, यानी कि जो पैडी फील्ड, जो धान के खेत होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलेगी। जो टर्माइट्स जहाँ रहती हैं, जहाँ पर मतलब बहुत एकदम एनारोबिक कंडीशंस हों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर हैज़ हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेज होती हैं। सबसे ठंडा प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा। 98 डिग्रीज अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। हमारी अर्थ 23.5 डिग्री, वो हम आगे पढ़ेंगे कल वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर में। इसको इसीलिए रोलिंग, यानी ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रोलिंग या लॉप साइडेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अभी देखा था वीनस और यूरेनस 2 ही प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। नेपच्यून पे आते हैं, तो ये दूसरा प्लैनेट है जो ह्यूमंस के द्वारा डिस्कवर किया गया, एंड ये पहला प्लैनेट है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से डिराइव किया गया। इसमें जॉन गल्ले और मेनली अर्बन ले वैरियर ने क्या करी थी, कैलकुलेशंस करी थी, प्रेडिक्ट किया था कि भाई यहाँ पर भी एक प्लैनेट हो सकता है। 1846 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो किसने, जॉन गल्ले और अर्बन ले वैरियर। ठीक है, और इसका जो फेमस मून है दैट इज़ ट्राइटन।
सबसे दूर है अर्थ से, ठीक है। और ये हमें पता होना चाहिए कि इसका स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन होता है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मरकरी का होता है विच इज़ क्लोजेस्ट टू सन। स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन नेपच्यून विच इज़ फारदेस्ट टू सन, उसका 88 दिन में हो जाता है, 88 डेज में, और इसको लगते हैं 165 ईयर्स, ठीक है। देन आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसके बियॉन्ड क्या होता है, इसके बियॉन्ड भी हमें किसी तरह से बेल्ट देखने को मिलती है जिसको हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट। तो वहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे ग्रह देखने को मिलते हैं, काफ़ी उनकी प्लैनेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि प्लूटो भैया की। प्लूटो तो पहले प्लैनेट ही हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो की कैटेगरी से हटा दिया क्योंकि ये कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था। प्लूटो की अगर डिस्कवरी पूछ ले तो ध्यान रखना, क्लाइड टॉम्बाउ, इन्होंने डिस्कवरी करी थी इसकी। प्लूटो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है, याद रहेगा, ये क्यूपर बेल्ट में मौजूद है। क्यूपर बेल्ट नेपच्यून के बियॉन्ड है, ठीक है, मैंने बताया आपको। चारों इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, 5 इसके पास सैटेलाइट है, 5 मून है, चारों सबसे बड़ी है जो भी यार इसको प्रोनाउंस करते हो। और इसके आधे साइज़ का है, प्लूटो के आधे साइज़ का। एक रेवोल्यूशन में 248 साल लेता है। अर्थ से अगर हम कंपेयर करें, अर्थ का एक साल तो 248 लेता है, 248। एरिस, होमिया और मेक 4 हमें याद रखने हैं, 4 ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो क्यूपर बेल्ट में है। तो प्लूटो सेकंड जो कि लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट एरिस है, होमिया फास्टेस्ट रोटेटिंग है, और मेक जो 310 साल में एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, थर्ड लार्जेस्ट है। जो सेरिस है ना, ये ड्वार्फ प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा, ये एस्टेरॉइड बेल्ट में, जो क्षुद्रग्रह बेल्ट है वहाँ देखने को मिलेगा। इट इज़ फाउंड एट द एस्टेरॉइड बेल्ट। मैं समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि जो हमने प्लूटो, एरिस, होमिया और मेक देखा वो यहाँ है, सेरिस यहाँ पर है, बस सेरिस इस वाली बेल्ट में है, ठीक है। ठीक है, तो ख़त्म हो गया बस। आई होप ये 30 मिनट में लेक्चर ख़त्म हो गया होगा। बाकी हमने शुरुआत में बातचीत भी करी थी तो वो भी टाइम लग गया, लेकिन खैर कोई नहीं। तो रफली हमारा ये पूरा मोटा मोटा लेक्चर खत्म हो गया। कल हम करेंगे अगला चैप्टर, एंड दैट वुड बी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अर्थ का शेप वगैरह सारी चीज़ें करेंगे माइंड मैप के थ्रू। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट टू डू नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, व्हाट टू यू हैव टू डू नाउ। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है, तुरंत जाते ही आप क्या करना है, इसके क्वेश्चंस या फिर MCQs अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अटैम्प्ट दी MCQs, ये काम करना है आपको बस, ठीक। और टेलीग्राम से इसकी अगर आपको PDF चाहिए पूरा, ठीक है, तो परमानेंट टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी तीसरा, आप अपना रिव्यू फीडबैक शेयर करिएगा, आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट। तो कुछ भी आपको लगता है कि सर हम ये ऐड ऑन कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको मैं अगर लगेगा मुझे ठीक है तो मैं उसको ज़रूर वो करूँगा, ठीक है। एंड चौथी चीज़, जब भी आप ये MCQs अटैम्प्ट करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा, कुछ भी आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, मैं लिटिल बॉय की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको इसी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें इस नंबर क्वेश्चन में डाउट है, मैं अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करवा दिया करूँगा। मतलब अगर 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या है। अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस 1-2 लेक्चर की मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों के पास लिटिल बॉय नहीं पहुँची है, इसलिए सिर्फ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर में। आई होप दैट यू लव्ड दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ FRB 2.0। थैंक यू।